जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद ने तो वो उसके अलावा वो वाहिद बंदा है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचे। इन्होंने सारी दुनिया से भीख मांग के इस मुल्क को उस जगह पे पहुंचा दिया है जिस जगह पे पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। हमारे सामने सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए क्या हम इक़्तिदार की कुर्बानी नहीं दे सकते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं PP 34 में। ये है ज़िला डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियाँ का एक अपना कस्बा कह लें, शहर कह लें, डिंगा है। ये PP 34 कहलाता है और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका ताल्लुक PMLN से है, मुस्लिम लीग नून से है। मियाँ तारिक महमूद साहब। मियाँ तारिक महमूद साहब एक बड़ी मकबूल शख्सियत हैं जो अरसा 35 साल से यहाँ पर MPA के कैंडिडेट मुंतखब होते आ रहे हैं। 2018 में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है और इनसे वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनको शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा, हुआ क्या ऐसा। और अब यहाँ पर ये इतनी मजबूत, इतनी मकबूल तरीन शख्सियत है कि PP 34 में इनका मुकाबला करने के लिए अगर 2024 में इलेक्शन होते हैं तो परवेज़ इलाही खुद इनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को भी ऐसा लगता है कि मियाँ तारिक महमूद साहब का मुकाबला यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ मौजूद है मियाँ तारिक महमूद साहब। मियाँ तारिक महमूद साहब से भी आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? आप खैरियत से? मेरे साहब, पहला सवाल तो मेरा ये है, 35 साल से आप यहाँ से इलेक्ट होते रहे, 2018 के इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा? कामरान साहब, वो इलेक्शन नहीं था। आप देखिए कि जितनी भी कोई बंदा बेईमानी कर ले फिर भी वो जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती। आप अगर 2018 का मेरा रिज़ल्ट निकाल के देखें, उस वक़्त के TV चैनल चला के देखें तो 11 बजे तक मैं विनर था। 11 बजे के बाद ये हुआ कि ये जो बैग थे ये खारियाँ बिल्कुल नज़दीक है, खलाई मखलूक आ गई। उसके बाद मंडीर कैंट था, मेरे में खारियाँ शहर था। ये नज़दीक के 35 पोलिंग स्टेशन गायब हो गए कि पता नहीं बैग ही किधर गया। जो बैग ले के 5 मिनट के या 10 मिनट के फासले पे थे वो रात 2 बजे तक नहीं आए। जब सुबह मैं गया हूँ तो मैं अपना रिज़ल्ट लेने के लिए गया हूँ कि अब तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप देखें सबसे यहाँ डिंगे में जब पोलिंग सारा दिन होता रहा और मेरी अक्सरियत डिंगे में हमेशा आज तक मैंने 80% वोट लिया डिंगा शहर, और वोट डालने नहीं देते थे। हमारे पास उस वक़्त वीडियो मौजूद है जो वर्दी वाले वोट डाल देते। अच्छा। हाँ, और इसके बाद जब वोट नहीं डालने दिए, जिधर मेरी अक्सरियत थी उधर वोटों को रोका जा रहा था। लेकिन चलो, इसके बाद आगे ये होता है कि जब मैं जीत गया तो फिर उन्होंने मेरे वोट रिजेक्ट किए। मेरा वोट फ़र्क, मुझे सिर्फ इस रिज़ल्ट के ऊपर भी थोड़े से वोट चाहिए थे, लेकिन 7000 वोट, कोई हल्का ऐसा नहीं गुजरात में, बल्कि मैं कहता हूँ पंजाब में भी शायद ना हो, 7 से 8000 वोट जो शेर के वोट थे आगे बल्ले की मोहर लगा के उन्हें रिजेक्ट करके दूसरे बंदे को जिता। अच्छा, यानी कि आपके वोट कम नहीं, यानी कि आपके वोट ज़ाया किए गया, 7000 इसमें भी 7000 वोट। ओहो, तो क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो इलेक्शन में सामने थे। जनरल फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद ने तो वो उसके अलावा वो वाहिद बंदा है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचे। मियाँ साहब, मैं आपके PP 34 में अवामी सर्वे करता आ रहा हूँ। बहुत से लोग आपकी PMLN की जो गवर्नमेंट पिछली रही है 16 माह जो हुकूमत की है शहबाज शरीफ साहब ने, लोग नाराज़ हैं। जिस तरह कमर जमान कहरा साहब आपके हल्के से, आपके NA 65 से बहुत मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन निस्बत पीपल पार्टी के साथ होने की वजह से बहुत से लोग नहीं उनको वोट डालते। वो कहते हैं ये सुबह नून लीग में आ जाए या PTI में आ जाए तो हम कमर जमान कहरा साहब को कंधों पर उठा लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो है 16 माह में जो महंगाई, जो आटा 55 रुपये किलो था, 55 रुपये किलो था, वो 170 में चला गया। पेट्रोल 172 से 300 पे चला गया। तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। क्या समझते हैं कि इसका आपको सियासी खुमियादा भुगतना पड़ेगा, या जो लोग आप देख रहे हैं मुझे, आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आप ये देखें कि पाकिस्तान जिस
जगह के ऊपर इमरान खान और इसकी पार्टी लेके आई है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर उस जगह पे शहबाज शरीफ और ये इत्तेहादी जमातें उस वक़्त इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना लाती तो क्या ख्याल है, इसको किसी ने वोट नहीं डालना था। ये 3-4 महीने के बाद ये सिसक रहा होता, सिर्फ ये मुल्क भी सिसक रहा होता, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता और पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होती। और इसके बाद ये जो आज हमें खमियाजा भुगतना है, ये हमें भुगतना पड़ना था, इसलिए कि हमारे सामने सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए क्या हम इक़्तिदार की कुर्बानी नहीं दे सकते। जो शहबाज शरीफ ने किया, जो पार्टी क़यादत ने, इस सब को पता था कि ये बहुत बड़ी मुसीबत हम अपने गाल ले लेंगे, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट को जा रहा था और दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को सहारा दें और पाकिस्तान को सहारा दिया और IMF ने किस्त दी। अगर उस महीने ये डेवलपमेंट ना होती तो आपके ख़जाने में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी नहीं थे। अच्छा ये सब आखिर में जो आपके सियासी हरीफ हैं, ज़ाहिर सी बात है 3.5 साल इक़्तिदार रहा उनके पास, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए 3.5 साल में और उनकी आपकी आवाम को ज़रूरत है? और ज़ाहिर सी बात है आप अपनी आवाम के लिए एफर्ट करते रहते हैं और अभी भी आप बहुत से काम करवा रहे होंगे, अपने सियासी हरीफों को कोई पैगाम दें। जो काम मैंने शुरू किए हुए थे, एक बच्चों के लिए स्टेडियम यहाँ बन रहा था डिंगा में, बहुत बड़ा स्टेडियम, जिसकी ज़मीन ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट ने फ़ंड जारी किए हुए थे। AC के अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे 5 करोड़, वो भी वापस चला गया। और बच्चों के बारे में, जो आने वाली नस्लों के बारे में इतना नहीं सोच सकता कि बनी बनाई को मुकम्मल करे। आज ये डिंगा खारियाँ रोड में मुकम्मल करवा रहा हूँ, आज ये डिंगा मुगवा रोड में मुकम्मल करवा रहा हूँ, डिंगा गुजरात रोड मुकम्मल कर आ रहा हूँ, और इसके बाद एक और सड़क है डिंगा लाला मूसा रोड, हमें जो फ़ंड मिली हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन एक सड़क इन्होंने, बड़ी अच्छी सड़क मेरे दौर में बनी हुई थी, वो डाल से लेकर नहर की पट्टी के साथ साथ जाती है, सारी उखाड़ दी इन्होंने। सड़कों का वो असर इस इलाके में कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद ये तो एक मिनट में करनी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आपके जो साबका जो सियासी आपके जो हरीफ हैं मियाँ अख्तर हयार साहब, इन्होंने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, आज जितना भी काम करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं। आप इनसे ये देखें कि आपको लोग बताएं, ये तो मैं इनकी बात एक तरफ कि इन्होंने एक मनसूबा भी मुकम्मल नहीं किया, लेकिन इस पूरे पाकिस्तान में जाएं, कोई मोटरवे मुकम्मल हुए, कोई सी पैक का मनसूबा अधूरा था वो मुकम्मल हो गया, कोई इन्होंने बिजली का कारखाना लगा दिया है, कोई इन्होंने मुल्क के कर्जे उतार दिए हैं, इन्होंने सारी दुनिया से भीख मांग के इस मुल्क को उस जगह पे पहुंचा दिया है जिस जगह पे पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। ये तो वो बात है। मेरे हल्के में जो काम इन्होंने ख़राब किए हैं ना, अगले 5 साल मैं बड़े फंड ला के उनको मुकम्मल करूँगा। आप कामरान साहब, मुझे हर बंदा जानता है कि मैं हर रोज़ असम्बली में खड़े होकर इस सूबे की बात करता था, अपने हल्के की बात करता था, और लोग अक्सर जब मैं बाहर निकलता था और ये कहते थे कि काश मियाँ तारक जिया साडा कोई बंदा MP होवे। और ये जो अरसा गुजरा है, आप अगर ये इनसे पूछें कि एक दिन भी इन्होंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके इस इलाके के लिए कोई बात की है? मैंने यहाँ पे डिंगा के हॉस्पिटल, डिंगा शहर में मैटरनिटी हॉस्पिटल, तहसील लेवल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, और उसके बाद कॉलेज बच्चियों के लिए, दोनों कॉलेज जिन्हीं की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये लोगों को दी है। ये मैंने जो लोगों के लिए काम कर गया हूँ, जब मैं 88 में आया था यहाँ तालीम का नाम तक नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि MBBS डॉक्टर हैं। और मैं एक और बात आपसे शेयर करता हूँ, आप देखिए इन्होंने 5 साल बैन रखा और हेल्थ में तमाम अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और डॉक्टर डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। क्यों नहीं इन्हें अपॉइंट किया? आज स्कूलों में देखें, स्कूलों में स्टाफ नहीं है और बच्चे पड़े हुए हैं। ये तो पैसे बचाते रहे हैं या क्या करते रहे हैं? ये तो कोई कौम से दुश्मनी लेने आई थी हुकूमत, सूबे में भी और मरकज़ में भी, जिसमें 5 साल भर्ती के ऊपर पाबंदी रखें। अगर आप ये देखें
कि एजुकेशन का फंड इन्होंने कितना रखा हुआ था, हायर एजुकेशन को कमीशन को कितनी ग्रांट जाती थी, तो सबसे ज़्यादा कम ग्रांट इस दौर में गई है इमरान खान के दौर में। तालीम का तो और हेल्थ का और बाकी वो डिपार्टमेंट जो रीढ़ की हड्डी की तरह है उसका बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा मियां साहब, सारी सी बात है, आपके यहाँ पर ग्राउंड्स की प्रॉब्लम है। हाँ, जो आपके PP 34 में जो बच्चे अपना क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं, को बेचारा स्कूल के अंदर खेल रहा है, कोई कॉलेज के अंदर खेल रहा है। तो अब जो आप बता रहे हैं कि जिस स्टेडियम का पैसा बैक हो गया, तो अब क्या आप दोबारा स्टेडियम बनवाएंगे? जरूर बनवाऊंगा स्टेडियम, चाहे जिस तरह भी हो। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको बताएं। मैं कहता हूं, मैंने ज़मीन एक्वायर कराई और ज़मीन नहीं थी। गवर्नमेंट का ये फैसला था कि सरकारी कोई ज़मीन दें, उसके ऊपर मैंने 2 कॉलेज बनाए, ज़मीन दी। मैंने मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया, उसको ज़मीन दी। मैंने काफ़ी स्कूल अपने हल्के में बनाए, लोगों से मिल के ज़मीनों का बंदोबस्त किया। लेकिन स्टेडियम के ऊपर डिंगा और खारियाँ भी उस वक्त मेरे हल्के में था, आ गया था। तो खारियाँ और डिंगा के लिए दोनों ग्राउंड जो स्टेडियम है, इनकी ज़मीन ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट से फ़ंड लेके असिस्टेंट कमिश्नर के अकाउंट में चेक ला के जमा कराए। जो फ़ंड लैप्स हुए और बाद में किसी ने रिट की हुई थी कि हमारी ज़मीन ना दी जाए, और वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर का बयान करवा दिया कि स्टेडियम की किसने रेट की हुई थी? जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, चलो उनको भी पता। जो लोग जिनकी ज़मीनें एक्वायर होती हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि ना हो। हालांकि मियाँ हमारी हुकूमत के बाद हम मार्केट के हिसाब से जो ज़मीन एक्वायर करती है उसका पैसा देते हैं, और जब वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो 20 साल भी पड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने वो ज़मीन जो एक्वायर की हुई थी, ये इतने नालायक लोग हैं, आप यकीन जानिए कि वो भी इन्होंने ख़त्म करवा दी उनके साथ मिलकर। ये इलाके के दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है। लोग इनसे पूछेंगे इलेक्शन आए कि आपने जो कुछ किया बताएं, और जो कुछ आपने हमारे बच्चों से दुश्मनी की है उसके बारे में बताएं। मियां साहब, नौजवान नस्ल जो मुझे देख रही है, आप अगर 2024 में आप इलेक्ट हो जाते हैं, आवाम आपको मोहब्बत देती है, तो आप कब तक ग्राउंड का मसला हल करवा दें? मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपनी आवाम और अपने साथियों और अपने मासूम बच्चों के लिए उनके साथ हूँगा। मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैंने इन बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल और इनके सारे वो प्रॉब्लम जिसके ये आगे तालीम अपनी जारी रख सकें, ये तरक्की कर सकें, इनके लिए की स्टेडियम तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हर हाल में बनेगा। हर हाल में बनेगा। 5 साल में बनेगा, 3 साल में बनेगा, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब हमें ये काम तो नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी फ़ाइल मैंने मुकम्मल रखी हुई है जो ज़्यादती हुई है। मैं जब हमारी हुकूमत बनेगी उनके आगे रखूँगा। आप पार्लियामेंट में लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाऊँगा। पहला क्वेश्चन ये करूँगा कि ये हमारी स्टेडियम के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिन लोगों ने की है, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो ग्राउंड है ये बनना चाहिए, बनेगा इंशाल्लाह। मियां साहब, आपके इलाके में और भी बहुत से मसाइल हैं। जिस तरह मैं लाहौर शहर से आया हूँ, हमारा इचरा बाज़ार अलग है, सब्ज़ी मंडी अलग है, गड़ीचो बाज़ार अलग है, बागबानपुरा बाज़ार अलग है। लेकिन आपका एक ही बाज़ार है, वही इचरा है, वही फरदोस मार्केट है, वही लिबर्टी है, और उसी के अंदर सब्ज़ी मंडी है। रश ज़्यादा हो जाता है, रेहड़ियाँ लगी होती हैं, लोगों को मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे आप? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, इनको भी सॉल्व। हाँ, हम अपनी जो सब्ज़ी मंडी है इसको बाहर ज़रूर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा मसला है। दूसरी बात ये है, ज़मीन आप गवर्नमेंट से लेके देंगे या उनको खुद लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट ये जो सब्ज़ी मंडी है ना, इसका अपना एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनका अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये इनको प्राइवेट तौर पे भी बना के दे सकता है कोई बंदा। और इसके बाद ये है कि कोई इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं चाहिए, जितनी चाहिए होगी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, जैसे भी की जाए। पहले भी मैंने बड़े मंसूबे, अल्लाह ताला जब आप। अच्छा, हेल्थ के मसाइल भी हम आपके डिंगा 34 में देखते हैं कि हेल्थ के मसाइल भी सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आधी रात को कोई पेशेंट चला जाता है तो आपके हॉस्पिटल में वो मेडिसिन मैसर नहीं होती यहाँ पर, और उस बेचारे को बाहर से परचेज करनी पड़ती है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आया हूँ, मैं कोई इक़्तिदार की खातिर इस फील्ड में नहीं आया। और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, जो खिदमत मैं कर गया हूँ, और जो अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया, ये मैं एक लोगों की प्रॉपर्टी हूँ। और मैं इस टेलीफोन को भी लोगों की प्रॉपर्टी समझता हूँ
क्योंकि लोगों ने मुझे वो इज़्ज़त दी है। देखें इतना अरसा जो मुझे लोग इज़्ज़त दे रही, मैं तो उनका इस बात का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता जो उन्होंने इतना अरसा मेरे ऊपर एतमाद किया। जो लोग मुझे देख रहे हैं कि आपके इस डिंगा शहर में जो आपका सिविल हॉस्पिटल है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल एक और कह रहे हैं, तो यहाँ पर इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी मर्ज है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप छत से गिर जाते हैं, तो आपको साहब 24 आवर्स इमरजेंसी है यहाँ पे। अभी जाके देख लें, रात के 12 बजे देख लें, आपको एयर कंडीशन कमरे मिलेंगे, डॉक्टर मौजूद मिलेंगे, स्टाफ मौजूद मिलेगा, मेडिसन होंगी। अच्छा, मियाँ साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी अपना जो है ना बड़ी गहरी नज़र है यहाँ के हॉस्पिटल्स के निज़ाम पर, तालीम के निज़ाम पर। और हम एक अभी मियाँ साहब के साथ एक सरप्राइज़ विजिट करते हैं, क्योंकि मैं अमूमन लोगों से शिकायतें सुनता हूँ। लोगों को मजबूरन अपना जो है प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब हर इंसान नहीं जा सकता। अब हम जाकर देखते हैं कि मियाँ साहब ने जो मुझे प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ के निज़ाम में इनकी बड़ी खिदमत है, जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं, कितना अमला मौजूद है, क्या अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। और मियाँ साहब भी देख लेंगे और आप भी हमारे साथ बंधे रहिएगा।